आगे बात करें तो जो रीति मुक्त काव्य धारा है, उस काव्य धारा में जो एक परिवेश, एक परिस्थितियां चारों तरफ रही, जिनका प्रभाव साहित्य पर सर्वाधिक पड़ता है, वो परिस्थितियां बहुत ही भयावह थी। हालांकि संपूर्ण रीति काल का जो युग रहा है, जो समय रहा है, वो परिस्थितियां उसकी समस्त धाराओं में दिखाई देती हैं, समस्त धाराओं में परिलक्षित होती हैं। कुछ कुछ अंतर है जिनके कारण उनमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव है। बाकी चाहे रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा रही हो, रीतिबद्ध काव्य धारा रही हो, या रीति मुक्त काव्य धारा रही हो, क्योंकि जो काल है वो रीति काल ही है, तो उसकी सभी धाराओं पर जो परिवेश रहा है, जो परिस्थितियां रही हैं, उनका पूरा पूरा प्रभाव रहा है। तो रीति काल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है, जो कि 3 भागों में विभक्त हुई, आगे चलकर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये 3 धाराएं थी जो उससे प्रवाहित हुई। और इन 3 धाराओं में जो काव्य लिखा गया वो कुछ कुछ अंतर के साथ वो काव्य की सृजना उसमें हुई। तो रीति मुक्त काव्य धारा में रीति की स्वच्छंद पयस्वी जो स्रोत है उसे बढ़ाने वाले मुख्यतया जो कवि रहे वो आलम है, घनानंद है, ठाकुर है, बोधा है। ये सभी कवि हैं जिन्होंने की रीतिकालीन मुक्त काव्य धारा को प्रवाहित किया है। और एक स्वच्छंद काव्य धारा के कवि के रूप में इनकी जो बुद्धि है वो बोधित ना होकर भावानुभावित रही है, यानी कि भावनाओं से परिपूर्ण रही है। और अंतःमन की जो उद्भावनाएं हैं उनका सर्वोच्च गुण भावानुभाविता ही है। और इन कवियों ने रीतिगत जो रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, उनके समस्त जो कगार है मानो उनको तोड़ करके काव्य की एक स्वच्छंद पयस्वी धारा को प्रवाहित किया है। तो ये सारे ही कवि भले ही इन्होंने मतलब कि रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता को अपनाया है, प्रेम को अपनाया है, लेकिन जो इनकी अभिव्यक्तियां हैं वो किसी भी प्रकार से रूढ़ियों में बंधी हुई नहीं है, किसी परिपाटी में बंधी हुई नहीं है, बल्कि अनुभूति परक है। इनका जो प्रेम है वो भी भोग और विलास से हटकर भावना परक है, अनुभूति परक है। अगर इनको प्रेम का चातक कहा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेम के ऐसे चातक हैं जो कि विरह और वेदना दोनों से परिपूर्ण रहे हैं, और दोनों के मध्य जो वेदना में भी व्याप्त प्रेम का आनंद है उसका आस्वादन इन कवियों ने किया है, और उस आस्वादन की अभिव्यक्ति अपने काव्य में इन कवियों ने की है। इन कवियों के प्रेम की संवेदना पर फारसी साहित्य, सूफी साधना, इनकी स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इस प्रवाह के जो प्रमुख कर्ता हैं, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, वो घनानंद जी हैं। आनंदवर्धन की जो आनंद घन की संवेदना साहित्यिक है। अन्य कवियों की तुलना में जो आनंद घन की संवेदना है वो साहित्यिक है, मतलब उसमें साहित्य का जो गुट है वो अधिक है। घनानंद की साहित्यिक जो श्रुतता है, उनकी श्रेष्ठता का मूल कारण है जो साहित्यिक श्रुतता है। और घनानंद की रचना के प्रत्येक अवयव पर उनकी वो साहित्यिक श्रुति दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो घनानंद की रचनाएं हैं उसको वर्गीकृत करते हुए 2 रूप दिए हैं। एक प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति और दूसरी भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति, अर्थात इनका जो प्रेम है वो संवेदित है, इनकी जो भक्ति है वो संवेदित है। उत्तर मध्यकाल की ये जो तीसरी स्वच्छंद काव्य धारा है, इसकी रचनाओं में निहित जो प्रवृत्तियां हैं, उन सारी प्रवृत्तियों को, उन सारी विशेषताओं को अगर हम ध्यान में रखें तो इस युग के जो साहित्यकार हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक रचना जिनमें रीतिबद्ध संस्कार प्रबल थे, है ना, दूसरी प्रेम भावना से परिपूर्ण रचनाएं, और तीसरी भक्ति भावना से परिपूर्ण रचनाएं।
तो इस धारा के कवियों ने प्रथम को ही अपनाया, प्रतिपाद्य विषय बनाया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ये शास्त्रीय धारा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। शास्त्रीय धारा को ये जानते थे, समझते थे। आलम स्वयं प्रेम प्रणय के साथ साथ शास्त्रीय धारा को पथ प्रदर्शन का अनुभूति पथ देने में पूर्ण समर्थ हुए। लेकिन इस दृष्टि से अगर देखें तो घनानंद भी पीछे रहने वाले नहीं। ये भी एक सफल कवि है, श्रेष्ठ कवि है, उत्तम कवि है। साथ ही कविता के माध्यम से शास्त्रीय पक्ष के मध्य स्थान पाने वाले सिद्धांतों के ज्ञाता भी रहे। इनके शास्त्रीय ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण इन्हीं की कविता में दृष्टिगोचर होता है, जहां पर ये कहते हैं कि उर मौन में मौन के भूत दूरी बैठ विराजत बालपन मृदु मंजु पदार्थ भूषण सो सुलसे हुलसे रस रूप रसना आली कान गली मधी हुए पथरावत ले चित्त से पठनी घन आनंद बूझनी अंक बसे बिलसे रिझवार सुजान घन। तो भावात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर कवि के हृदय की उपज है, जो काव्य के रूप में परिष्कृत होती है, और कविता का जन्म भी उसकी अंतः चेतना और प्रेरणा से ही होता है। तो ये जो पद कवि ने कहा है, ये पद एक सुंदर अभिव्यक्ति है, बहुत ही लावण्यमयी अभिव्यक्ति है। ठाकुर भी इस धारा के विशेष कवि हैं और इनकी कविताओं में भी प्रेम, नीति और भक्ति का सम्मिश्रण है। यह काव्य शक्ति के अलावा उत्पाद्य पक्ष पर, निपुणता और अभ्यास पर इनकी सबसे अधिक दृष्टि रहती है। अगर किसी में काव्य शक्ति क्षीण हो तो वह चतुराई और अभ्यास के बल पर कविराज की श्रेणी ले बैठता है। ठाकुर का ये छंद इसी ओर संकेत करता है। सीखी नीनु नीन नग खंजन कमल नैन सीखी नीनु जस और प्रताप को वही सीखी लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि सीख लीनो मेरु और कुबेर गिनी आलू। ठाकुर कह दिया कि बड़ी है बात है कठिन बात या को नहीं मूली कहूं बाजीपत बानो है ठेला सा बनाई आए मेलत सभा के बीच लोभन कवित्व की वो खेल करी जाता। तो यहाँ पर कवि ने जो छंद ये पढ़ा है, उस छंद के द्वारा एक विशिष्ट भाव को अभिव्यक्त किया है। ये स्वच्छंद धारा प्रवाहित करने वाले कवि हैं, उनकी कृतियां हैं जो उनके अंतः साक्ष्यों से स्पष्ट होती है। ये कवि भाव के काव्य की वास्तविक संपत्ति बांटते हैं, अर्थात ये भावों को ही काव्य की वास्तविक संपत्ति मानते हैं। अगर हम इस काल के राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करें तो जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं इस युग की, साहित्य के अनुप्रेरक तत्वों में सर्वाधिक आगे रहे। भारतीय साहित्य का अध्ययन इस बात का प्रमाण है कि साहित्य और शासन का कितना व्यापक संबंध था। रीतिकाल में राजवर्ग साहित्य की प्रेरणा का स्रोत रहा है, क्योंकि जो कवि थे वो प्रमुख रूप से राजाश्रय में रहा करते थे। राज प्रशस्तियों में, उनकी प्रशंसा में, उनकी मनोकांक्षाओं की अभिव्यक्ति में अपना काव्य सर्वस्व न्यौछावर किया करते थे। तो मध्य युग के इतिहास में अकबर का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसने हिंदू और मुस्लिम जातियों और संस्कृतियों के समीकरण करने का प्रयास किया। अकबर के शासनकाल में, जो 16वीं शताब्दी के बाद का है, से लेकर अंग्रेजों के पूर्णतः भारत में जम जाने तक का जो समय है, वो भारतीय भाषाओं सहित साहित्य के लिए एक अपूर्व रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा स्थापित बलिष्ठ और सुदृढ़ साम्राज्य ने
साहित्य, संस्कृति और कला को पल्लवित होने के लिए एक क्षेत्र प्रदान किया। परंतु उसके पुत्र जहांगीर ने अपने धैर्य के कारण मुगल साम्राज्य में एक काला अध्याय आरंभ किया, जिसका अनुकरण उसके पुत्रों ने किया। स्वयं शाहजहां ने अपने भाइयों परवेज, शाहयार तथा अन्य संबंधियों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया। वह मुगल परंपरा की धूमधाम के साथ 1625 संवत तक तख्त पर आसीन हुआ। शाहजहां ने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया और उसके शासनकाल की अवधि दो भागों में बांटी जा सकती है। पहली, जब वह पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न था, वैभव, सुख एवं विशाल साम्राज्य से युक्त था। उसकी शक्तियां चारों ओर प्रसरित थी, समृद्धि थी, कला कौशल का विकास था और ये सब कुछ अपने चरमोत्कर्ष पर था। ऐसी अवस्था को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। लेकिन जो दूसरी अवस्था है, उसमें वैभव विलास में लिप्त होने के कारण जो शासक बुद्धि है वो शून्य हो गई थी। साधन कारीगर के स्वामी बन गए थे। फलस्वरूप ऐश्वर्य की मस्ती में डूब करके जो शासक हैं उनके हाथ शिथिल हो गए। एक और मध्य एशिया के मुगल साम्राज्य की गंभीर समस्याओं के प्रति जहांगीर की उदासीनता और शाहजहां में समन्वय के कारण उसकी आर्थिक स्थिति क्षीण होती गई। शाहजहां के जीवन काल में ही उसके पुत्रों ने बड़ा भयंकर युद्ध उसके साथ किया, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहा जा सकता है। शाहजहां के तीसरे पुत्र औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों द्वारा शुजा और मुराद की हत्या करके तथा पिता को जीवन भर के लिए कैद करके स्वयं गद्दी पर अपना कब्जा किया था। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिवस बंदी के रूप में काटे। औरंगजेब संवत 1715 में गद्दी पर आसीन हुआ। भाइयों और भतीजों की ओर से निश्चिंत होकर औरंगजेब ने पहला कार्य आरंभ किया। वह था आदर्श मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। उसने नया नियम लागू किया कि काफिरों की पाठशालाएं एवं मंदिर जो हैं वो समाप्त किए गए। यदि वह मुस्लिम राज्य में रहना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें जजिया कर देना पड़ेगा। तो ये जो संकीर्ण नीति उसने आरंभ की, इसी से विद्रोह की चिंगारियां पनपने लगी। तो बहुत राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई। इतने बड़े साम्राज्य की देखभाल करना तो कठिन था। औरंगजेब उत्तर में रहता तो दक्षिण में, और जब दक्षिण में रहता तो उत्तर में अव्यवस्था होने लगती थी। शत्रु फिर सिर उठाने लगते थे। दक्षिण के दीर्घकालीन युद्धों ने साम्राज्य को मतलब के भंग करना शुरू कर दिया था। कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापार आदि सबकी उपेक्षा हुई। तो इस समय एक नवीन घटना जो हुई कि वर्षा से विमर्दित हिंदू जाति ने अपने शौर्य का डंका बजाया। महाराजा शिवाजी की अध्यक्षता में बीजापुर, गोलकुंडा, दिल्ली को विमर्दित करके हिंदुओं ने विशाल महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की। बुंदेलखंड में छत्रसाल, उत्तरी भारत में जाटों के विद्रोह एवं असंतोष को समाप्त करने में ही औरंगजेब का जो पूरा शासनकाल था वो व्यतीत हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद की जो दशा है वो भिन्न हो गई। मुगल दरबार षड्यंत्र का घर हो गए। तो राजनीतिक रूप में देखते हैं कि ये जो समय है वो बहुत ही अव्यवस्थित समय रहा है, बहुत ज्यादा उथल पुथल का समय रहा है और बहुत ही युद्धों से, ईर्ष्या, द्वेष, परस्पर विद्रोह, इस तरीके की भावनाओं से युक्त रहा है। दिल्ली सरकार की शक्ति का अंतर हो गया और मराठों का राज्य संपूर्ण दक्षिण और पश्चिम सूत्रों में फैल गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर हमले हुए।
तो बहुत जो मतलब कि ये युग है, ये युग एक कहना चाहिए कि मुगल साम्राज्य के लिए अन्य उत्तराधिकारी होना ना होना, उचित शिक्षा ग्रहण कर सकना, ना ही संस्कार, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं दिखाई समझ में देता। तो ये काफी उथल पुथल का युग रहा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य युग में देश में जो अव्यवस्था दिखलाई देती है, उसका सूत्रपात औरंगजेब के शासनारूढ़ होने की तिथि से ही हो गया। संवत 1764 के बाद का भारतीय जो इतिहास है वो राजनीतिक अधःपतन, दुर्व्यवस्था का इतिहास है। सच तो यह है कि यह संघर्ष का युग था और यह संघर्ष शासन प्रबंध के भारतीयकरण करने में तथा इस्लामी राज्य के सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को भारत पर थोपने के लिए था। तो इस प्रकार रीति काल का इतिहास राजनीतिक व्यवस्था के सहिष्णु रूप के समाप्त हो जाने पर ही एक तरफ से आरंभ होता है। सामाजिक स्थिति देखें तो मध्य युग में सामंतवादी पद्धति समाज में लागू थी। एक ओर सुख साम्राज्य की चरम सीमा थी, दूसरी ओर दरिद्रता भी विद्यमान थी। कहीं लोग भोग विलासिता में डूबे थे तो कहीं भूख प्यास से जल रहे थे। शाही दरबार, उसके अधीनस्थ अधिकारी सामंतगढ़ के यहाँ सुख और समृद्धि पर पूरे जो है वहीं पर आश्रित थे। देश के अन्य स्थानों पर जीवन विवादग्रस्त, दयनीय, असंतोषजनक था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने उस समाज का चित्रण इस प्रकार किया है, अगर देखा जाए तो जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो भी, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां अत्यधिक विवादग्रस्त थी तो समाज सही कैसे रह सकता है, वहां पर भी अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं थी। संपूर्ण देश विवादग्रस्त, दयनीय और असंतोषजनक स्थितियों को झेल रहा था। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि जिन्होंने हाल के वाजिद अली शाह तथा दूसरे विलासी शासकों के भोग विलास के बारे में पढ़ा है, वह आसानी से समझ सकते हैं कि उस काल के कन्नौज, मंदसौर और पटना के राजमहलों में विलासी भोजन और शौकीन के वस्त्र, सुगंधित द्रव्य आदि पर कितना खर्च होता रहा होगा। इसके अतिरिक्त सामंतों के भारी खर्च थे। नए महल, क्रीड़ा उपवन, सिंहासन, राज पलंग और लाखों के हीरे मोती के आभूषण, राजमहलों की सजावट, चित्रकला, क्रीड़ा मृग, सोने के पिंजड़ों में बंद, सुख सारिका, लोहे के पिंजड़ों में बंद केसरी आदि। तो ये सब द्योतित करते हैं कि किस प्रकार का उस समय का सामाजिक माहौल रहा। इस युग में जो उच्च वर्ग था वो सम्राट, उसके अधीनस्थ राजा, सामंत, उच्चाधिकारी आदि, इनको जोड़ा जा सकता है जो उच्च वर्ग में आते थे। और सामंत वर्ग धन की अधिकता और विदेशिता सुविधाओं के कारण भोग विलास में, मद्यपान, इन सब में लिप्त रहते थे। और अगर मध्यम वर्ग को देखें, निम्न वर्ग को देखें, तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति अमीरों की अपेक्षा मितव्ययी थे। उनका व्यय अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यापार के लिए था। प्रांतीय गवर्नर के भय से ये अपने धन को छिपा कर रख लेते थे। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते भी थे, लेकिन शिक्षा बहुत कम थी। और अगर निम्न वर्ग को देखें तो इस वर्ग में तो केवल कृषक समुदाय और श्रमजीवी थे। नौकरी पेशा लोग तथा मजदूरों का जीवन बहुत ही दयनीय था, दरिद्रतापूर्ण था, दुख से भरा हुआ था। तो ये जो वर्ग रहा है, ये वास्तव में इस युग में अनेक प्रकार की परेशानियों को झेलने वाला रहा है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सचमुच इस समय के प्रासाद इन्हीं लोगों की हड्डियों पर खड़े हुए थे। इन्हीं के आंसू और रक्त की बूंदें जमकर अमीरों के मोती और हीरों का रूप धारण कर लेते थे। राजा के अबाध अपव्यय की क्षतिपूर्ति अनेक प्रकार के उचित अनुचित कर्मों द्वारा की जाती थी। कर्मचारीगण राजा और अपना कर्ज किसानों का रक्त चूस कर देते थे। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी जो इस समय देखी जा सकती है। तो इस प्रकार ये सामाजिक परिस्थितियां रही इस युग की, ये राजनीतिक परिस्थितियां रही जिन्होंने
हर रूप में साहित्य को प्रभावित किया है और उस साहित्य के साथ साथ कवियों की जो वैचारिक गति है उसको भी प्रभावित किया है। धन्यवाद।